सभी साथियों को नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक पुलिस अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट भी इन धाराओं में मुकदमा करने से डरता है। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसा कौन सा राज है जो आज तक आपको ना तो किसी एसपी, डीएसपी, डीसी, कांस्टेबल, एडवोकेट या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा आज तक आपको नहीं बताया गया। ऐसा कौन सा राज है वो जिसको जानने के बाद एक सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी रातों रात में? ऐसी कौन सी बातें हैं वो, और आखिर हमको क्यों नहीं बताई गई आज तक आप लोगों से वो बातें क्यों छुपाई जाती हैं? साथियों, मैं इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर आज आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि आज से नहीं, अंग्रेजों से के जाने के बाद भी, आजादी के 75 साल बाद भी आज तक आप लोगों के साथ धोखा होता आ रहा है। और धोखा क्या जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। बंधुओं, हर साल, हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, नए नए मंत्री आते हैं। लोकतंत्र देश में बताया जाता है कि जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं, तो हर 5 साल में सरकार बदलती आ रही है। आजादी के 76 साल बाद भी वो शोषण आप लोगों के साथ किया जा रहा है। आप लोगों को वो सारी बातें छुपा ली गई, आप लोगों को नहीं बताया जाता कि आखिर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने से क्यों डरता है प्रशासन, और आखिर ये धाराएं है क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1 जुलाई से भारत के अंदर 3 क्रिमिनल लॉ पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपको पता होगा, इससे पहले जो भारत के अंदर जो कानून चलते थे वो ब्रिटानिया हुकूमत काल से ही चलते आ रहे थे। जो कानून अंग्रेजों ने हम भारतीयों के शोषण के लिए बनाए थे, वो आज़ादी के 1947 के बाद ज्यों के त्यों अभी तक चलते आ रहे थे। तो 1861 जो पुलिस एक्ट है, उसके जो कानून है, और 1860 की आईपीसी के तहत आईपीसी का जो अध्याय था, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12 में आईपीसी सेक्शन 232, 254 और आईपीसी सेक्शन चैप्टर 18 और सेक्शन 489 और सब सेक्शंस 489 के सब सेक्शंस, उन सबसे पहले जानना हमको ये जरूरी है कि इन सब सेक्शंस में है क्या, और इन धाराओं के अंतर्गत है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा, यदि कोई व्यक्ति सिक्के का कूटकरण करेगा, या जाली करेंसी जारी करेगा, या नकली रुपए में लेन देन करेगा, या फिर जो नोट पर लिखे हुए वचन पत्र को बदलेगा, उसको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। ऐसे इन धाराओं में प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई फाइनेंस कंपनी, यदि बैंक या कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति यदि इन कानूनों के विरुद्ध जाके अगर वो लेन देन करता है, सिक्के के जो मानक के साथ छेड़खानी करता है और उसके साथ सिक्के में मिलावट करता है, तो उसको इन धाराओं के तहत वो संगीन जुर्म माना जाएगा, आपराधिक जुर्म माना जाएगा, क्रिमिनल नेचर का जुर्म माना जाएगा। क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है और अंग्रेजों के ब्रिटानिया हुकूमत काल के जो कानून थे, उनका नाम बदलकर, केवल उस आईपीसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 और 188 तक, भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 10 की जो धाराएं हैं, उनमें भी यही प्रावधान करे गए हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी मोहर, करेंसी नोट या बैंक नोट या वचन खंड, अगर इनके साथ या सिक्के का कूटकरण करेगा, तो उस व्यक्ति को 7 साल से लेकर 10 साल से तक और आजीवन कारावास तक की सजा है। ऐसे इन कानूनों में प्रावधान करे गए हैं। अब बात यहाँ यह है, कानून तो बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए गए हैं, क्या इन कानूनों के माध्यम से, इन कानूनों के अंतर्गत क्या न्याय होता है भारत के अंदर? हम पिछले कई वर्षों से और कई सालों से हम बैंक वालों से एक सवाल पूछते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, आप लोगों को पता होगा, आपने नोट देखा होगा, 2 रुपए से लेके 2000 तक का नोट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट पर एक वचन खंड लिखा होता है, और वचन खंड लिखा होता है कि मैं धारक को, अगर 2 रुपए का नोट है तो उस पर ये लिखा होगा 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर 10 रुपए का नोट है, 500 का है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा है लिखा हुआ होता है। अब बात आती है कि इस वचन खंड का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वचन खंड का अर्थ है क्या। इस वचन खंड का अर्थ यह है, आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आप उस पर चेक कर सकते हो, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में
उस पर लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति इस वचन खंड जो लिखा हुआ है अगर इस नोट के बदले अगर वो अपना धन वापस मांगता है तो भारत की प्रत्येक बैंक उसके प्रति उसका रुपया जो उसका सिक्योरिटी के रूप में जो जमा है उसको देने के लिए बाध्य है और जो देनदार होगी वो आरबीआई होगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि वचन खंड का अर्थ क्या है। अब बात ये आती है कि इस नोट के बदले ये कहते हैं कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब यह है कि जो ये नोट है, ये नोट इसका मतलब रुपया नहीं है, वो तो इस नोट के बदले आपको रुपया देने का वायदा कर रहा है। इस नोट के बदले आपको वादा कर रहा है कि आप इस नोट को जब लेकर आओगे तो आपका जो इसके आपको पता होगा भारत के अंदर 1882 की पेपर करेंसी एक्ट के तहत सिक्योरिटी के रूप में जितने नोट छापे जाते हैं इतना ही सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रखा जाता है। अब जो गोल्ड रखा जाता है, अब उस मान लीजिए 500 रुपए का जो गोल्ड है, 500 रुपए का नोट है, इसका मतलब अगर 500 रुपए का नोट छापा है तो 500 रुपए का गोल्ड रखा है। तो इस वचन खंड का अर्थ यहां यह हुआ कि अगर आप 500 रुपए को आरबीआई में लेकर जाओगे या बैंक में लेकर जाओगे तो उस 500 रुपए के बदले आपको वो 500 रुपए हैं जो एक्चुअल में जो ये वचन खंड बात कर रहा है कि मैं इसके बदले आपको 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस नोट के बदले आपको 500 रुपए देगा। अब बात ये आती है कि 500 रुपए होते कितने हैं, रुपया कहते हैं किसको। सबसे पहले आपको ये शब्द जानना होगा कि रुपया क्या है। अगर आपको रुपया की ये पूरी विस्तार से अगर वीडियो जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा भारतीय मुद्रा का इतिहास जान सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं संक्षेप में बता देता हूं कि रुपया एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है और 1906 का जो कॉइनेज एक्ट है वो कहता है कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना होता है। अब आप लगा लीजिए कि 500 रुपए के बराबर कितना सोना होगा, जितना 500 रुपए के बराबर सोना बैठेगा उतना ही आपको उस नोट के बदले गोल्ड देने के लिए भारत की प्रत्येक बैंक बाध्य है और जो देनदार होगी वो आरबीआई होगी। क्या ऐसा किया जाता है ये आप स्वयं चिंतन कीजिए। क्या आप नोट को जब लेकर जाते हो क्या उसके बदले आपको गोल्ड दिया जाता है? लेकिन अब जो नोटों पर ये वचन खंड लिखा हुआ है हम लोग ये कहते हैं कि ये वचन खंड बदल दिया गया है। हम लोगों ने ये पूछा भारत सरकार से, आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, तो आरटीआई के माध्यम से भारत रिजर्व बैंक ये कहती है कि ये जो वचन खंड है कभी बदला ही नहीं गया, जबकि 1968 में 1968 में इस वचन खंड को बदल दिया गया। और जो इस 1968 से पहले का आप नोट डिस्प्ले पे होंगे, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। अब इस पर लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज, या 100 का नोट है तो 100 रुपीज। आप ये देख सकते हो आई प्रोमिस टू द बेरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ दिस रुपीज, ये वचन खंड आप देख सकते हो। अब ये वचन खंड बदल दिया गया है क्योंकि आईपीसी में 489 और उसके सब सेक्शन जो बने हुए हैं और आईपीसी 230 से 254 जो बनी हुई है वो ये कहती है कि इस वचन खंड को कोई बदल नहीं सकता, इस नोट के साथ कोई छेड़छानी नहीं कर सकता। तो अगर इसके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उस नोट को इनलीगल, अवैध माना जाएगा, उस करेंसी को नकली माना जाएगा। तो हम पिछले कई सालों से बैंक वालों से को एक आवेदन भेज रहे हैं और बैंक वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जिस करेंसी में हमसे लेन देन किया है वो असली है या नकली है। हम उनसे जो सवाल पूछते हैं, हम सबसे पहले उनसे जो सवाल पूछते हैं कि जिस सिक्के के बदले पेपर करेंसी जारी की जा रही है उस सिक्के की शत प्रमाणित नकल उपलब्ध कराते हुए सिक्के की वर्तमान कीमत का उल्लेख करें। दूसरा सवाल हम पूछते हैं उनसे कि रिजर्व बैंक स्थापना को रुपए का स्वर्ण मानक स्टैंडर्ड क्या था तथा वर्तमान में रुपए का स्वर्ण मानक स्टैंडर्ड क्या है। तीसरा सवाल हम पूछते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेपर करेंसी वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितनी चलन में है, इसकी शत प्रमाणित नकल उपलब्ध कराएं। चौथा सवाल हम पूछते हैं कि रिजर्व बैंक रजिस्टर्ड व्यावसायिक बैंकों का कुल कर्ज ब्याज सहित भारत की जनता पर वर्तमान कितना है, इसकी शत प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या आपके विभाग द्वारा रिजर्व बैंक के कूटकरण रुपए से लेन देन कराया जाएगा जिस रुपए से लेन देन करने में जघन्य अपराध है और भारत के वैध रुपए के मानक सिक्का अधिनियम 1906 के मानक अनुसार लेन देन कराया जाएगा, स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। तो हम इस प्रकार से उनसे सवाल पूछते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप जिस करेंसी में लेन देन कर रहे हो उस करेंसी का आप हमें शत प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
हम भारत सरकार से हम कहते हैं कि भारत के अंदर जो चलन में करेंसी है वो 34 लाख करोड़ की करेंसी है, और जबकि भारत की जनता और पूंजीपति व्यक्तियों को जो बैंकों के द्वारा कर्ज दे दिया गया है वो 453 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आप लोगों ने कर्ज कहां से दे दिया? तो ना ही बैंकों की तरफ से कोई जवाब आता है, ना ही भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है, बल्कि वित्त मंत्रालय से जवाब आता है कि हमारे पास इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ये किस आधार पर जो पेपर करेंसी चली हुई है इसमें लेन देन कर रहे हैं? हम लोग भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं, बैंकों पर आरोप लगाते हैं, बैंक वालों से सवाल पूछते हैं कि आप जो इस करेंसी में लेन देन कर रहे हो, इस करेंसी का आप हमें मानक स्टैंडर्ड बताइए, तो वो क्यों नहीं बताते? हम उनसे पूछते हैं कि जब भारत के पास चलन में इतनी करेंसी है तो, और एक दूसरी बात आप देखिए, जितनी करेंसी है इतना ही सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड होना चाहिए, लेकिन गोल्ड है भारत के पास 4.8 लाख करोड़ का, और जो करेंसी छाप रखी है इन्होंने 34 लाख करोड़ की। इन्होंने कहां से छाप दी? पूर्ण रूप से इन्होंने हवा में करेंसी छाप रखी है। अब इन्हीं चीजों को आप विस्तार से समझने के लिए कि भारत के सिक्के का कूटकरण कब कब और कैसे कैसे किया गया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप देख सकते हो। तो साथियों, अब विषय यहाँ पर यह है कि जब हम इन लोगों को सवाल पूछते हैं बैंक वालों से, भारत सरकार से, और हम जब FIR भी इन लोगों के खिलाफ करते हैं और हम दावा करते हैं कि यदि हम लोग गलत हैं, आप लोग हमारे खिलाफ कार्यवाही कीजिए, आप लोग हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो ये लोग हमारी FIR, हमारी कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं करते? और जब ये दर्ज नहीं करते और जवाब नहीं देते, तो जो ये कहते हैं कि ये कानून, ये सेवा सुरक्षा सहयोग हमारे लिए है, तो आप इसका एक नमूना देखिए। जब हम इस बैंकिंग तंत्र के खिलाफ जब हम लड़ते हैं और जाते हैं और हम चैलेंज के तौर पे हम कहते हैं प्रशासन से, तो हमारा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता? इसका एक नमूना देखिए। प्रशासन और बैंकों के द्वारा किस प्रकार से सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, लेकिन भारत की जनता मौन है, भारत का शासन मौन है, भारत की सरकार मौन है। आप देखिए, हम सवाल कह रहे हैं उन लोगों से कि अगर आप लोगों ने फ्रॉड नहीं किया तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। और मैं अभी भी चैलेंज करता हूं भारत के प्रत्येक उस प्रशासन और शासन के व्यक्ति को कि हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर ये बैंकिंग तंत्र पूरा का पूरा ये सिस्टम इनलीगल है, सरफेसी एक्ट जो कानून बनाया है पूरी तरीके से बैंक के पक्ष में है, इलीगल है, अननेचुरल है, इसको भी हम चैलेंज करते हैं। इन्होंने जो 2011 का कोइनेज एक्ट बनाया है 1906 के कानून को निरस्त करके, ये पूरा का पूरा ये कानून इलीगल है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जब कानून बनाया जाता है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, लेकिन आज जब भी कोई बिल संसद में आता है तो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता, बल्कि अब तो ऐसा करा जाने लगा है। जब 2011 का कानून पास करा गया था उस समय भी आज जिस प्रकार से 3 बिल पास करे गए कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, सेम उसी प्रकार से कोइनेज एक्ट 2011 पास करा गया था। ये वो सारी सच्चाई है। यदि भारत की जनता को पता चल जाए कि बैंकिंग तंत्र आपके साथ किस प्रकार से फ्रॉड कर रहा है, तो एक सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। हम लोगों ने इन लोगों से सवाल जब पूछे तो उन सवालों का इन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आज भी आप लोगों के जो आप लोगों की असल धन संपदा है, इन कागजों के नोट, उसकी नीलाम करा जा रहा है, उसको आपको घरों से बेघर करा जा रहा है। आज भी भारत का असली धन इंग्लैंड में पहुंचाया जा रहा है। हम लोग दावा से कहते हैं कि इस जो RBI है ये प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। दूसरी बात, भारत के अंदर जब भारतीय रिजर्व बैंक 1934 RBI एक्ट के तहत जब इसको लेके आया गया तो उसकी में एक सेक्शन आता है 1934 का सेक्शन 25 और 26, उसमें आप जब देखोगे, और 39 धारा 1 जब आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि इस वचन पत्र के बदले आप गोल्ड किसी भी बैंक में जाके ले सकते हो, लेकिन आपको नहीं दिया जाता। तो ये वो सारी सच्चाई है। इन सारी सच्चाइयों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अलग अलग वीडियो का कि भारतीय मुद्रा का क्या इतिहास है, भारतीय सिक्के का कूटकरण कब कब किया गया, और इस नोट के बदले आपको कैसे लूटा जा रहा है, और आपकी असली धन संपदा को कैसे विदेशों में आज भी पहुंचाया जा रहा है। अब इन धाराओं को बदलकर इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में 178 से 188 कर दी है। आज भी हम इन्हीं धाराओं के तहत भेजते हैं और हम इन लोगों से कहते हैं, हम एफिडेविट पे लिख के देते हैं, अगर आप भारत की जनता के साथ शोषण नहीं कर रहे हो, अगर भारत की जनता के साथ आप ये जो आजादी के बाद भी अगर ये शोषण नहीं हो रहा है तो आप लोग साबित कीजिए, हम लोगों को जवाब दीजिए, इन सवालों का जवाब दीजिए आप जो हम आप लोगों से कर रहे हैं कि आपने 34 लाख करोड़ की चलन में करेंसी है और 453 लाख करोड़ का कर्ज कैसे दे दिया। तो भारत सरकार कोई जवाब नहीं देती। तो साथियों, आप लोग चिंतन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक बताए हैं इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। सभी साथियों